हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे साइंस के पीवाईक्यूज़ और ये वीडियो है आपके पीवाईक्यूज़ की, क्योंकि एचएसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल साइंस को लेकर। जनरल साइंस का मतलब क्या होता है कि आपको 9th-10th की साइंस पढ़नी है, ज़्यादा ऑपरेशनल चीज़ों में नहीं जाना है, टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है। नॉर्मल साइंस पूछी जाएगी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, जोलॉजी हो गया। जोलॉजी से तो आपको पता ही है, और बॉटनी वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एक तो फिजिक्स से होते हैं, जो कि हमारे डेली बेसिस पे होता है, लाइक अगर फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, जो हमारा टाइम वर्क हो गया, ये चीज़ें आती हैं। फिर आपकी स्टेट्स वगैरह, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, एटम, मॉलिक्यूल हो गया, ये वाले चैप्टर्स। और फिर हमारा अगर बायो से बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, या फिर आई हो गया, हार्ट हो गया, इन चीज़ों से, किडनी, जो हमारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। 20 क्वेश्चन पर वीडियो करेंगे। कल की वीडियो में मैंने ज़्यादा कराए थे। यकीन मानिए, अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑब्वियसली फंस जाएंगे यहीं से क्वेश्चन। ग्रुप डी में 20 नंबर की साइंस आएगी, तो मान के चलिए अच्छी खासी साइंस पूछी जाएगी, वेटेज रहेगा आपका। और जर्नल अगर जीएस में आ गया, उसमें भी साइंस के 2-4 क्वेश्चन आ गए तो काफ़ी सारा वेटेज हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल होता है? क्षयकारी बल, जो क्वेश्चन हिंदी में समझ ना आए, एक बार इंग्लिश की कीवर्ड ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ पूरी हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, तो हिंदी में ही चलेंगे। यहाँ पर कौन सा ऐसा बल है जिसको क्षयकारी बल कहते हैं? तो ये होता है घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब होता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पर दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट आपस में होगा, तो घर्षण बल को विरोधी बल कहते हैं। एक तो अब आप उस पर फोर्स लगाएंगे, वो आप पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम चलते हैं भाई, हम पैदल पैदल कहीं जाते हैं, हम ना ज़मीन पर अपना दबाव डालते हैं, हमारे शरीर का जो भी वेट होगा उस पर दबाव डालते हैं, और ज़मीन हम पे क्या करती है, हमारा प्रतिकर्षण बल डालती है, मतलब उल्टा, विपरीत, अपोजिट फोर्स डालती है, तभी हम चलने में कामयाब होते हैं। कभी भी ये देखिएगा, एक स्मूथ सरफेस है और आपका रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे आप जल्दी चल पड़ोगे, लेकिन स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनिटी कम हो जाती है। फ्रिक्शन की जो क्वांटिटी है या उसका जो मान होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए जो रफ सरफेस होता है उस पर ज़्यादा अपोजिट फोर्स लगता है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस, स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कोई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? अगर कोई भी एस्ट्रॉइड्स है या फिर आपके जो धूमकेतु होते हैं, इनसे बचाने के लिए कौन से पृथ्वी का जो सेफ्टी गार्ड है वो कौन है? वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है वो धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी की रक्षा करता है। शुक्र जो है पृथ्वी की ट्विन सिस्टर बोला जाता है, और मंगल को धरती का पुत्र कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि मंगल पर कहीं ना कहीं जीवन संभव है। नेक्स्ट है, पवन की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण? यही क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते अगर जनरल साइंस है तो। पवन की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? एनीमोमीटर कहते हैं। पवन की गति पूछा है, जो हवा होती है उसकी। तो यहाँ पर जो हाइग्रोमीटर है वो तो अपेक्षित आर्द्रता, कल भी हमने किया था, बार बार याद करोगे याद हो जाएंगी ये यूनिट्स। बैरोमीटर वायुमंडल के दाब के लिए, हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। देखो, आर्द्रता है तो हाइग्रो, और घनत्व है तो हाइड्रो। और यहाँ पे हमसे पूछा था पवन की गति मापना है तो एनीमोमीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक लाइट ईयर किसके इक्वल टू होता है? एक लाइट ईयर होता है 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है लाइट ईयर से। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है कि एक लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष के समय में तय की गई दूरी। निर्वात में आपकी जो प्रकाश होता है उसमें एक वर्ष के समय में तय की गई दूरी। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होगी? ये 3 लाख होगी किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर सकता है प्रकाश। एक वर्ष में सेकंड हो गई 3600 ऑब्वियसली, और फिर आपकी 24 घंटे, ये एक दिन के हिसाब से, और वर्ष के दिन लगा दिए 365। एक दिन के हिसाब से 24 घंटे और 3600 सेकंड लगा दिए, और उसके अलावा आपका 365 आपके दिन लगा दिए। फिर यहाँ पर जो दूरी होगी, क्योंकि 3 लाख डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जो हमारा लाइट ईयर है, फिर इनकी सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर, जिनको हम रो फॉर्म में लिख सकते हैं 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। सूर्य क्या है? सूर्य तो ऑब्वियसली एक स्टार है, सूर्य एक तारा है। निम्न में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण या शुक्र? शुक्र का कोई भी अपनी सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी की एक सैटेलाइट है, हमारा चंद्रमा है, लेकिन शुक्र ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। सौरमंडल के 8 ग्रहों में से केवल जो हमारा मरकरी है और जो हमारा वीनस है, इन ग्रहों के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो हो सकता है ऑप्शन में बुध आ जाए, तो बुध और शुक्र याद रखना, नो सैटेलाइट। पृथ्वी का एक
प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और मंगल के 2 उपग्रह हैं भाई, फोबोस और डिमोस, ये भी याद रखिए। एक बर्फ़ और जल से भरे कटोरे को ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर क्या होगा? एक तो बर्फ़ है और एक आपका पानी का कटोरा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया है, पिघल जाएगी बर्फ़, सारा जल बर्फ़ में हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल थोड़ा सा बर्फ़ पिघलेगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, एक बर्फ़ है और जल से भरा कटोरा है, तो याद रखिए इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होंगे। एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने की अपेक्षा एक ढलान सड़क पर लुढ़काना आसान होता है। एक तो आपके पास कोई भी पत्थर का टुकड़ा है, एक तो आप उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, एक उसको ढलान, एक स्लोप के द्वारा नीचे फेंक रहे हो, तो इससे क्या होगा? पत्थर को लुढ़काने के लिए जो कार्य किया गया है और उसे लुढ़काने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। दूसरा है, पत्थर को उठाने के लिए किया गया जो कार्य होता है लुढ़काने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। दोनों ही अवस्था में कार्य बराबर होता है। पत्थर लुढ़काने के लिए किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो पत्थर को लुढ़काने के लिए जो कार्य करोगे, एक तो उसको उठा के ऊपर फेंकना है, ये भी ध्यान रखिएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। एक आपने ना लुढ़का दिया है, तो पत्थर लुढ़काने के लिए जो किया गया कार्य है उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है लुढ़काना। इसमें होता है लॉटनिक घर्षण बल। लॉटनिक घर्षण बल जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है सर्पी घर्षण बल से, कम होता है, लेस देन होता है सर्पी घर्षण बल से, इसीलिए लुढ़काने में कार्य कम करना पड़ता है, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंकने में ज़्यादा जोर लगता है। तो ये एक स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि जो लॉटनिक घर्षण बल होता है वो लेस देन होता है सर्पी घर्षण बल से। नेक्स्ट है, ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये निरंतर तीव्रता से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ऑब्वियसली इनमें हीट ज़्यादा होती है और इनमें लाइट भी होती है। पृथ्वी से इनकी दूरी समय के साथ नहीं बदलती है। पृथ्वी से इनकी दूरी अधिक है, प्रकाश का उत्सर्जन कम होता है। ये पृथ्वी के करीब है, जिसके कारण प्रकाश का अधिकांश भाग हमें प्राप्त हो जाता है और जिसके फलस्वरूप प्रकाश उत्सर्जन में मामूली सा परिवर्तन होता है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह की अपनी कोई रोशनी थोड़ी होती है, ये पृथ्वी के करीब है, जिसके कारण प्रकाश का अधिकांश भाग हमें मिल जाता है। क्योंकि देखो, सबसे पहले बुध आता है, फिर आपका मंगल आता है, फिर आपकी पृथ्वी आती है, सबसे पहले बुध आता है, फिर आपका शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर आपका यूरेनस हो गया, फिर आपका नेपच्यून हो गया और शनि, बृहस्पति के बाद शनि हो गया, फिर यूरेनस हो गया, फिर आपका जो वरुण है या नेपच्यून जो भी कहोगे, तो ये पृथ्वी के करीब होते हैं। इसके कारण प्रकाश का जो ज़्यादा भाग है वो हमें मिलता है और इसके रिजल्ट के कारण क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जन में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है जो ध्यान देने योग्य नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? टाइम की है, वेग की है, दूरी की है या ऊर्जा की? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। और दूरी निर्वात में कितनी तय कर लेता है हमारा प्रकाश? 3 लाख किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। और 1.98 × 10⁻⁴ क्या था वो, एक सेकेंड रुकिए, ये था 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर, ये इसकी तय की गई दूरी है। तो यहाँ पर दूरी जो यूनिट है वो प्रकाश वर्ष की है। और अंतरिक्ष में जो हमारे खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड होते हैं, इनकी दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं हमारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, ये हम पढ़ के आए हैं। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों? निम्न तापमान के कारण निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च वायुमंडलीय दाब या उच्च तापमान। जैसे जैसे तापमान कम होगा तो आपका एटमॉस्फेरिक, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक कम हो जाएगा, जैसे जैसे तापमान कम होगा एटमॉस्फेरिक बढ़ जाएगा। यहाँ पर निम्न वायुमंडलीय दाब होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल में जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसमें कमी आ जाती है, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाता है और जिसके खाना जो है वो प्रेशर कुकर में आदि में जल्दी बन जाता है। ध्यान रखिए, ऊंचाई के साथ साथ जैसे हम हाइट जाते हैं, स्लोप हाइट जाते हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कमी आ जाती है ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ। तो यहाँ पर निम्न वायुमंडलीय दाब ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सफ़ेद कोयला क्या होता है? सफ़ेद कोयला ये हमारी होती है जल विद्युत, ठीक है। जैसे हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं भाई, जल से ऊर्जा करके हम बिजली बना रहे हैं, टरबाइन लगा रहे हैं, तो सफ़ेद कोयला जल विद्युत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन का गति का प्रथम नियम ये जड़त्व का था। जैसे अगर आप बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, बस अचानक से चल पड़ी तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, बस अचानक से रुक गई तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, तो ये होता है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है, किसकी वजह से दूध को मथने से मलाई निकलती है? ये अप केंद्रीय शक्ति होती है। कल भी मैंने आपको बताया था, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो ऊपर की ओर फेंकती है उसे अप केंद्रीय कहते हैं, और जो सेंटर की ओर, मतलब सेंटर से कांटेक्ट बना के रखती है, जैसे मौत का कुआं हो गया, सर्कस वगैरह में देखा होगा, तो बाइक जो है या फिर जो हमारे कर्विंग रोड्स होते हैं वो सेंटर की तरफ फोकस करते हैं, उन्हें अभिकेंद्रीय कहते हैं। और ऊपर की ओर फेंकना तो अपकेंद्रीय शक्ति होती है। जब दूध को पिलाया जाता है तो वो एक वृत्तीय गति की तरह व्यवहार करता है सर्कुलर मोशन में, और वृत्तीय गति में केंद्र से दूर हटने वाला बल
अपकेंद्रीय बल कहलाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं, ये भी अपकेंद्रीय बल होता है। अपमार्जक किस सिद्धांत पर सतह को साफ करता है? श्यानता, सतही तनाव, प्रत्यास्था या फिर फलवन? तो अपमार्जक किस सतह पर साफ करेगा भाई? यहाँ पर होगा सतही तनाव। जो हमारा पृष्ठ तनाव होता है वो किसी द्रव का, किसी मटेरियल का या जो भी लिक्विड है उसका एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण जो हमारा मटेरियल है या लिक्विड है वो न्यूनतम क्षेत्रफल में अपना कंप्रेस करना चाहता है, सिमटना चाहता है, इसीलिए द्रव की जो बूंदें होती हैं वो गोलीय आकार की हो जाती हैं और इसे कहते हैं सतही तनाव। तूफान की भविष्यवाणी होती है यदि वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तूफान की भविष्यवाणी, एक आपने ना बैरोमीटर पैमाना पढ़ा होगा कि भाई टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, अचानक से बढ़ रहा है, या अचानक से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ये वाली चीज़ें। तो तूफान तब आएगा जब वायुमंडलीय जो दाब है, जो हमारा वो बैरोमीटर होता है, वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तूफान की भविष्यवाणी करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें पारा के अचानक गिरने से तूफान की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे ऊष्मा। ये एक चैप्टर खत्म हुआ और ऐसे ही चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे साइंस के PYQs के लिए। देखो आप देख सकते हैं भाई 2015, 16, 17, 18 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए गाइज, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।